क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इससे पहले की क्लास में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है वो समझी थी। अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखेंगे किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, है ना। यहाँ से आपको ये थ्योरी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेकर इसके बाद करें, सबको समझ में आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल लेने पर, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल का सबसे बेसिक एग्जांपल क्या होता है ना। ऑक्टाहेड्रल मतलब कॉम्बिनेशन नंबर 6। तो सबसे बेसिक एग्जांपल ये होगा हमारे पास A4 Fe Cl6, है ना। कितने लिगेंड है इसके अंदर, कितने लिगेंड है, 6। अच्छा, इसके अंदर डी ऑर्बिटल का क्या होता है, हमारा वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। आयरन है, आयरन के पास में डी ऑर्बिटल होता है। आयरन है, आयरन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल, बातें चलो, आयरन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल। समरजीत माइक बंद करो। बाकी सबको भी ऑडियो में दिक्कत आ रहा है क्या? महक, अदिति, ऑडियो में दिक्कत आ रहा है कि क्लियर है? क्लियर है ना। अच्छा, जिसको दिक्कत आ रहा है काम करो, रिज्वाइन करो, ठीक है। या थोड़ी देर बंद करके रखो, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो नेटवर्क इश्यू की वजह से ऐसा होता है। गौरव, ऑडियो क्लियर है? ना, चलो माइक सब बंद करके रखना। तो देखो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपका। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सेंट्रल एटम क्या है, आयरन है। अब आयरन के पास में सबको पता है क्या होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। तो हमने मान लिया आयरन के वेकेंट डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। शुरू में इन सबकी एनर्जी कैसी होगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया था, शुरू में इन सबकी एनर्जी कैसी होगी, इक्वल होगी। मतलब ये कैसे होंगे, डीजेनरेट होंगे। कैसे होंगे, डीजेनरेट। अब जैसे लिगेंड इनके पास आना चालू करेंगे, इनकी एनर्जी पहले से थोड़ा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले से थोड़ी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 1 2 3 4 और 5 एनर्जी पहले से क्या होगी, थोड़ा सा इंक्रीज होगी। इस एनर्जी वाले पोर्शन को हम कौन सा सेंटर बोलते हैं, कौन सा सेंटर बोलेंगे, इस एनर्जी वाले पोर्शन को हम कौन सा सेंटर बोलेंगे, है ना, बेरी सेंटर। मतलब शुरू में जो लिगेंड आए थे वो उसके पास आया, थोड़ा सा स्फेरिकली जम गया। स्फेरिकली कैसे जमे, तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई पहले के कंपैरिजन, और इसी को हमने क्या बोल दिया, बेरी सेंटर। पर अचानक से थोड़ी देर बाद क्या होगा, फील्ड सिमेट्रिक नहीं रहेगी, एसिमेट्रिक हो जाएगी। तो इन डी ऑर्बिटल्स की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। अब हमको ये पता लगाना है कौन से डी ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे और कौन से डी ऑर्बिटल नीचे जाएंगे, कितनी स्प्लिटिंग होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ गए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। 5 में से कितने डी ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे, कितने डी ऑर्बिटल नीचे आएंगे, कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, ये हमको पता लगाना है। इतना क्लियर है सबको? चलो, तो अभी मैं अभी के लिए इसको मिटा रहा हूँ, फिर हम बाद में वापस बनाएंगे। पहले हम समझेंगे कि कौन सा डी ऑर्बिटल, है ना, जा रहा है। तो यार देखो यहाँ पर सिंपल से एक चीज देखो, डी ऑर्बिटल्स का पहले शेप की बात कर लेते हैं। तो देखो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5। एक होता है dx2 y2, ये वाला किसके अलावा होता है, एक्सिस के अलावा। तो इसका शेप कैसा होगा, तो ये आपकी z एक्सिस है,
ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस। तो इसका शेप होता है, देखो ये x और y एक्सिस पर प्रेजेंट होगा, इस पर प्रेजेंट होगा, ठीक, इसको नेगेटिव और ये पॉजिटिव। समझ गए पहले वाले का शेप? देखो ये z एक्सिस ऐसी है और ये जो y एक्सिस है ना, ये जो y एक्सिस है वो इधर से पॉजिटिव निकल रही है, ये इधर से निकल रही है। क्लियर है सबको? तो देखो सिंपल सा यहाँ पे समझने का मतलब ये है कि dx² y² में जो दोनों लोब्स है, ये दोनों सर्कल जैसा जो तुमको डायग्राम दिख रहा है वो किसके अलॉन्ग आ रहा है? एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। देखो ये y एक्सिस पर आ रहा है और ये किसके ऊपर आ रहा है? कौन सी एक्सिस पर आ रहा है? नेगेटिव वाला y एक्सिस पर, पॉजिटिव वाला कौन सी एक्सिस पर आ रहा है? x एक्सिस पर आ रहा है। सिमिलरली एक होता है dz²। तो dz² कैसा होता है? ये z एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक, ये y और ये x, तो ये z एक्सिस के ऊपर ऐसा बनेगा, आ गया z एक्सिस के ऊपर। तो ये तीन ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल्स किसके ऊपर होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं, मतलब ये एक्सिस के अंदर होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी ऑर्बिटल हैं वो किनके बीच में होंगे? एक्सिस के बीच में होंगे। बाकी किसके बीच में होंगे? डायग्राम दिख रहा है सबको? डायग्राम विजिबल है सबको? जल्दी से बता दो, है ना। तो बाकी जितने होंगे वो किसके बीच में होंगे? एक्सिस के बीच में होंगे। जैसे बाकी के मैं शेप का आपको बुक से दिखा देता हूँ डायरेक्टली, कि 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको बनाना होगा, बनाऊंगा तो भी समझ नहीं आएगा। तो देखो ये बुक है आपके सामने, देखो सबसे पहला है आपका dx² y²। देखो कौन कौन सी एक्सिस पर आ रहा है? ये x और y पर आ रहा है। नेगेटिव वाला सर्कल y एक्सिस पर है, पॉजिटिव वाले सर्कल किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर है, जिसको हमने बोर्ड पे भी बनाया है, ठीक है। dz² को देखो किसके ऊपर आ रहा है? कौन सी एक्सिस के ऊपर आ रहा है? आंसर करते जाओ। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले dxy को देखो, dxy को देखो, मैंने बिल्कुल पास में कर दिया है। ये कौन सी एक्सिस के ऊपर है? कि किसी भी एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच कि सभी है ना, कौन सी एक्सिस के बीच में? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। देखो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ना, जेड एक्सिस तो बोर्ड से बाहर निकल रही है, किसके बीच में? एक्स और वाई एक्सिस के। सिमिलरली इसको देखो dxz को, ये एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, और सिमिलरली आप देखोगे dyz को, तो ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में आएगा। क्लियर है? समझ गए सब? है ना। देखो रिकॉर्डिंग वाले में भी अपन इस डायग्राम को दिखा देते हैं, ठीक है। तो शेप सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, इतना समझ में आ गया, है ना। अब देखो जैसे ही क्या होगा, शुरू में इन सबके शेप्स ऐसे होंगे बिल्कुल जैसा ये बने हुए, है ना। अब क्या होगा, जैसे लिगेंड अप्रोच करेगा किसके पास में? सेंट्रल एटम के पास में, तो लिगेंड क्या होगा? अरेंज होगा, फील्ड बनाएगा। तो हम मान लेते हैं ये हमारा सेंट्रल एटम है, बीच में क्या होगा? आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो ये बीच में सेंट्रल मेटल एटम है आयरन Fe, दिख रहा है सबको? सेंट्रल मेटल एटम आयरन Fe दिख रहा है कि दिख रहा है? अब देखो यहाँ पे कितने लीजेंड है? 6 लीजेंड है। तो एक CN यहाँ पर आ गया, तो
तो लीजेंड को किसके जैसा मानना है आपको? नेगेटिव पॉइंट चार्ज के जैसा। तो जितने भी लीजेंड है सब नेगेटिव पॉइंट चार्ज जैसे इस सेंट्रल एटम के पास में क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा। और सबको पता है Cn नेगेटिव लीजेंड होता है, तो ये सारा अरेंज हो गया। दिख रहा है सबको? है ना? अब देखो एक्चुअल में ये अरेंजमेंट कैसा है, तो ये बुक की हेल्प से मैं समझा रहा हूं। देखो ये अरेंजमेंट कैसा है, बीच में ये आपका क्या रखा हुआ है? सेंट्रल एटम। बीच में क्या होगा? आपका सेंट्रल एटम होगा। और जैसे इस कॉपी के 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे कौन है? लीजेंड प्रेजेंट है। एक लीजेंड यहां पर होगा, है ना? एक लीजेंड यहां पर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। बात समझ गए सब? इतना क्लियर है सबको? है ना? और एक लीजेंड कहां पर होगा? इससे ऊपर होगा। एक लीजेंड कहां पर होगा? इससे ऊपर होगा। क्लियर है सबको? है ना? तो ऐसा एक लीजेंड क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो देखो ये लीजेंड ऊपर है और सिमिलरली एक लीजेंड कहां होगा? ऐसे नीचे की तरफ होगा। तो इसलिए 6 लीजेंड अरेंज है। अब इसके शेप की बात करते हैं। इसका शेप क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं उसको। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे? देखो ये सेम प्लेन वाले लीजेंड को हम, जितने भी सेम प्लेन में लीजेंड उनको हम क्या करेंगे? सॉलिड लाइन से ड्राइंग कर देते हैं। है ना? अब देखो ये जो ऊपर वाला लीजेंड है और ये जो नीचे वाला लीजेंड है, इससे सारे लीजेंड क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। सारे लीजेंड इससे क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। तो एक लीजेंड इससे कनेक्ट है, ये वाला लीजेंड का भी इसके ऊपर इफेक्ट है। तो ये जो शेप बन रहा है वो टेट्राहेड्रल बन रहा है। तो नीचे एक टेट्राहेड्रल बनेगा, ऊपर एक टेट्राहेड्रल बनेगा। तो कंप्लीटली शेप किसका है? ऑक्टाहेड्रल का है। एक चीज बताओ, क्या फील्ड सिमेट्रिक है? क्या सिमेट्रिक है? इसको हमने बोल दिया z एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस और ये है आपकी x एक्सिस। क्या सिमेट्रिक है? तो देखो ये फील्ड सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि देखो एक प्लेन में तो 4 लीजेंड है, 1 2 3 4, और प्लेन के ऊपर एक है, प्लेन के नीचे कितने? एक है। ऊपर 4 नहीं है, ऊपर सिर्फ एक है, इधर भी एक है। तो इन प्लेन अंदर की तरफ इसका रिपल्शन ज्यादा होगा, इधर की तरफ वाले रिपल्शन कम होगा। तो देखो जितने भी लीजेंड है वो कहां से अप्रोच कर रहे हैं? एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं। तो एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल के ऊपर रिपल्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? देखो ये वाला लीजेंड भी y एक्सिस से आ रहा है, ये x एक्सिस से आ रहा है और ये z एक्सिस से आ रहा है। मतलब लीजेंड कहां से आ रहे हैं? एक्सिस पर से आ रहे हैं। तो रिपल्शन किसके लिए ज्यादा होगा? एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल के लिए ज्यादा होगा कि जो एक्सिस पे नहीं है उसके लिए ज्यादा होगा? किसके लिए रिपल्शन ज्यादा होगा? बताओ। एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल्स के लिए रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल्स के लिए जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और डीजेनरेसी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो जो एक्सिस पे डी ऑर्बिटल्स है वो जंप करते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ने की वजह से वो ऊपर चले जाएंगे और जो एक्सिस पे नहीं है वो नीचे रह जाएंगे, है ना? तो ऐसा होगा फर्क। शुरू में 1 2 3 4 5 शुरू में एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी क्योंकि लीजेंड स्फेरिकली आकर थोड़े से सिमेट्रिक बने थे। 1 2 3 4 एंड 5 आना चालू करा। इस सेंटर को हम बोलेंगे बेरी सेंटर। कौन सा सेंटर बोलेंगे? बेरी सेंटर। अब जैसे लीजेंड अनसिमेट्रिक जमेंगे तो यहां पर से ये दो ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के अलाउंग है वो कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर। और बाकी 3 ऑर्बिटल्स कहां रह जाएंगे? बाकी 3 ऑर्बिटल कहां रह जाएंगे? नीचे। क्लियर है सबको? इतना
इतना समझ में आ गया? इतना समझ गए सब, है ना? ये जो ऑर्बिटल्स अलग अलग हुए हैं इसी को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और दिखाएंगे डेल्टा मतलब स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल मतलब को, तो इसी को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ये बना था यहाँ पर बेरी सेंटर। अच्छा, बेरी सेंटर में हम मानेंगे कि एनर्जी कितनी है? 0। बेरी सेंटर में जो भी एनर्जी होगी उसको हम क्या मान लेंगे? 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? कितना मानेंगे? बेरी सेंटर पे जो एनर्जी होगी इसको बेरी सेंटर पे जो एनर्जी होगी इसको हमने 0 मान लिया। और बेरी सेंटर के ऊपर ये जो दो डी ऑर्बिटल्स गए, कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स गए? लिख दो, dx2 y2 और dz2। बाकी ये इधर ले गए थे dxy dyz और dzx, है ना, जो कि एक्सिस के अलाउंग नहीं है। अब इनको हम बोलते हैं eg, है ना, इनका नाम है eg, एक्साइटेड वन ऑर्बिटल, और इनको हम बोलते हैं हम t2g। क्या बोलते हैं? याद रखना, इसको eg बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? t2g बोलते हैं। तो देखो बेरी सेंटर से जो इसकी एनर्जी होती है वो कितनी होती है जी? 0.6। यहां से यहां तक की जो एनर्जी है स्प्लिटिंग एनर्जी उसको हम बोलते हैं 0.6। टोटल एनर्जी का 0.6 होती है। और यहां से देखो इसको हमने 0 माना है, इस सेंटर को अगर हमने 0 माना तो इसके नीचे जाएंगे मतलब नेगेटिव एनर्जी होगी, तो उसको हम लिखेंगे -0.4 ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। अच्छा, दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? ये स्प्लिटिंग समझ में आ गई सबको? आंसर करो। महक, साक्षी, अदिति, शौर्य, स्प्लिटिंग समझ में आ गया, है ना? तो अब एक चीज बताओ, दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना होगा? तो एनर्जी का डिफरेंस अगर हम दोनों के बीच का निकालें तो कैसे निकालेंगे? 0.6 माइनस 0.4। इसकी एनर्जी 0.6 है, इसकी एनर्जी -0.4 है, दोनों को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 1, है ना? जिसको हम क्या बोलेंगे? 1 डेल्टा बोलेंगे, क्योंकि सब में डेल्टा नॉट का मल्टीप्लाई। तो ये डेल्टा नॉट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं इसको? कौन सी एनर्जी बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। तो लिख लो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है? लिखो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन splitted d orbitals, the energy difference between splitted d orbitals, ब्रैकेट में लिख लेना Eg and T2g, the energy difference between splitted d orbitals Eg and T2g ब्रैकेट में करके लिख लेना, is called crystal field splitting energy, is called crystal field splitting energy। क्लियर है सबको? इसकी एनर्जी कम होती है, लेस एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, हाई एनर्जी, है ना? चलो, इतना समझ गए सब? अब एक चीज बताओ, अगर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? T2g में जाएंगे कि Eg में जाएंगे? सोच के बताओ। अब तो बस खत्म हो गया सब, चैप्टर खत्म। T2g में जाएगा कि Eg में जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे
पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है, इसके अंदर रहता है T2G में जाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है तो आंख बंद करके यहां पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा स्प्लिटिंग के बाद। पर अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तब क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन को यहां पर दोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर दोगे, कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा दिया 1 2 3, एक की पेयरिंग कर दी कि एक यहां पे देना सही होगा, कौन सा केस ज्यादा सही होगा, इलेक्ट्रॉन को यहां पर देना या यहां पर देना, कि डिपेंड करेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पेयरिंग एनर्जी के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिखो पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 4th नंबर वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर पेयर होगा तो कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, तो अगर पेयरिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल एनर्जी में दो रिलेशन देखोगे, या तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से छोटी होगी, या तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से बड़ी होगी। अब एक चीज थोड़ा सोच कर बताओ, अगर पेयरिंग एनर्जी बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, पेयरिंग एनर्जी छोटी है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, देखो अगर पेयरिंग एनर्जी बड़ी है मतलब ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी छोटी है, मतलब ये जो डिफरेंस है वो कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, Eg वाले में चले जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका T2G में 3 और Eg में 1। पर अगर पेयरिंग एनर्जी कम हुई तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से यहां तक, देखो सिंपल सा चीज समझो, पेयरिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी दो अलग-अलग एनर्जी, अगर पेयरिंग वाली एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके यहां तक आ जाएगा, पर अगर पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो बीच में रह जाएगा, बीच में रह जाएगा मतलब वापस से कहां आना पड़ेगा, उसको नीचे आना पड़ेगा, तो पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा, T2G 4 हो जाएगा। समझ गए सब? है ना? तो एक चीज बताओ, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है और मैंने बोल दिया 5 इलेक्ट्रॉन है और पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, T2G में कितने जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे T2G में 3, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्यों, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग एनर्जी आसानी से इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचा देगी, पर पेयरिंग एनर्जी अगर कम है इस केस में क्या हो जाएगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वेरी गुड। चलो तो यहां पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, बाय एवरीवन।